हाय एवरीवन, वेलकम टू जिम सॉबिट। अब हम एक्सरसाइज 9.4 के लास्ट, मुझे लगता है ये लास्ट पार्ट होना चाहिए। और इसी पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमने इसके पिछले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। और मल्टीपल पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लीज आप जाके उनको देखें। अगर आपको बेस बिल्कुल नहीं पता इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है तो उसका पहले पार्ट 1 का शुरुआत का 2 मिनट देख लीजिएगा। आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि अच्छा हम पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। और सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस को मैं बेसिक में मैंने समझाया था वहां पे। इस वाले पार्ट में थोड़े क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते थे, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें से। पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो वॉल्यूम किसी एक बैलून की, कोई एक बैलून है, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। तो हमें उसके बाद एक कंडीशन दी है, अगर इनिशियली रेडियस 3 यूनिट्स थी तो आफ्टर 3 सेकेंड 6 यूनिट हो जाती है। क्या रेडियस होगी टी सेकंड के बाद? देखिए वो पर्टिकुलर की बात हो गई, वो गिवन कंडीशन को बाद में रखेंगे। पहले वॉल्यूम जो बोली जा रही है कि dv बाई डी टी जो है, dv बाई डी टी इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के, क्योंकि वो एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है डी बाई डी टी। इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं, सुनिए मेरी बात को। तो dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के डी टी। dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के डी टी। तो इसका मतलब अगर दोनों को मैं इंटीग्रेट कर देता तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता? के बाहर इंटू टी। अच्छा, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू के टी। एक और तरीका दिखाता हूं आपको। आप dv की जगह आप लिख सकते थे वॉल्यूम को d बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 बाहर आ जाता, पाई भी बाहर आ जाता, आप लिखते d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। फिर कई लोग कहते हैं कि इसे हम ऐसे करेंगे 4/3 पाई d3r² आएगा, क्योंकि उसका डिफरेंशियल है, dr/dt इक्वल्स टू के। और फिर इंटीग्रेट करेंगे, 3r² को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये 3 और 3 कट रहा है इनके लिए, तो ये हो जाएगा 4πr² dr इज इक्वल्स टू के डी टी। फिर इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो ये r² dr का क्या हो जाएगा? r³/3। सही बात है। और के डी टी करेंगे तो के टी और एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। कई लोग ये भी बोलते हैं, लेकिन लास्ट में तो वही आएगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसे एक तरीका और था। ये सब कुछ नहीं करता मैं, यहाँ पे ये नहीं करता, नहीं ये तो लिखता मैं, इसके बाद एक स्टेप दिखाता हूँ आपको। ये वाला स्टेप रहता, कई एक तरीका और हो सकता था कि dr/dt ले लेता मैं, मतलब 4/3 पाई आर ले लेता बाहर, और इसको लिख देता dr³ ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू के डी टी। अब मैं 1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेसिकली dr³ के रिस्पेक्ट में। जब आप t के रिस्पेक्ट में करते हो तो t आता है, जब dr³ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो r³ आ जाएगा। बात समझ गए? कुल मिला के, कुल मिला के आएगा वही, ठीक है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना 2-3 तरीके हो सकते हैं, वैसे मैंने तीनों ही तरीके करके बता दिए। तो इसलिए मैंने भी इसको ऐसे ही कर लिया, क्योंकि बाद में मैं आर को रख दूंगा, वो इंटीग्रेट करके वहीं लौटेगा। डिफरेंशियल कर रहे हो एक एलिमेंट का, फिर उसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो चेंज थोड़ी हो जाएगा कुछ। सोच के देखो, जिस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी को वापस इंटीग्रेट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में, तो फर्क ही क्या पड़ रहा है ना। तो यहाँ से प्लस कांस्टेंट टर्म आ गया। अब सुनिए मेरी बात को, आप इसको ये आ गया, ये तो सिंपल है। अगर इनिशियली रेडियस 3 यूनिट्स थी, तो इनिशियली का मतलब है एट t इज इक्वल टू 0 रेडियस इज इक्वल टू 3। अच्छा, तो ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ पे दो कांस्टेंट है, हाँ। 4/3 पाई इंटू 3³ इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 3³ और 3 कटेगा तो 9 4 जा 36 पाई। ठीक है। और इसके बाद क्या बोला गया है? 3 सेकेंड के बाद 6 यूनिट हो जाती है, यानी कि एट t इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू 6 हो जाता है। तो अब मुझे रखना है एट t इज इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6 होता है, तो 4/3 पाई 6³ इज इक्वल टू के टी। और c का वैल्यू कितना आया था? 36 पाई। अच्छा, t की जगह रखना पड़ेगा आपको 3, ठीक है, प्लस 36 पाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा 3 सते 72, 72 इंटू 4 करेंगे तो 288। 288 पाई इज इक्वल्स टू 3k प्लस 36 पाई। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में 6 गया 2, 8 में 3 गया 5, 252 पाई
बटे 3 आएगा k का वैल्यू। तो k का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 3 अठे 24, 3 चौक 12, तो 84 पाई। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पे 84 पाई k का वैल्यू। तो इक्वेशन क्या बन गई, जो फाइनल इक्वेशन है, दिस इंप्लाइज 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 84 पाई प्लस 30 पाई t प्लस 36 पाई। सही है। अब मैंने वैल्यू रख दी k और c की। अब देखिए पाई सब जगह है, तो ये जगह 4/3 r क्यूब इज इक्वल्स टू 84t प्लस 36। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r क्यूब क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 21t प्लस 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए करना है तो, वरना r क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते थे 63t प्लस 27। हमें निकालना था फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। सो रेडियस इज क्यूब रूट ऑफ दिस एलिमेंट, सो रेडियस इज 63t प्लस 27 का क्यूब रूट। दैट्स द आंसर। यूनिट्स लिख दीजिए क्योंकि रेडियस की यूनिट्स होगी। अब सेंटीमीटर है या मीटर मुझे क्या ही पता, तो यहां से ये सिंपल आंसर आ गया, सिंपल ही है। देखिए करने का कोई भी तरीका लीजिए, आंसर वहीं पहुंचेंगे। मुझे कोई v में r लेके कुछ मिल नहीं रहा था, यहाँ पे ले दे के डिफ्रेंशिएट कर रहा था, फिर इंटीग्रेट करके वहीं पहुंच रहा था। तो अननेसेसरी स्टेप्स नहीं करेंगे, दिमाग से करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम पुट कर देंगे, हो गया। अब r निकल आएगा t के टर्म में, पुट तो कर ही रहे ना। समझ गए बात को, इसलिए ऐसा किया। सुनिए मेरी बात को, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। ये तभी तक सही है क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट है, रेडियस नहीं था। अगर यहां पे भी एक रेडियस का टर्म होता तब ये मेथड गलत हो जाता, तब ये मेथड गलत हो जाता, क्योंकि तब यहां पे जो मौजूद r होता वो डिफरेंशिएट करने वाले r से कैंसिल हो जाता और इंटीग्रेट करते समय कुछ नया आ रहा होता। सही बात है, क्योंकि आपको रेडियस का चेंज का निकालना है। लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम थी तो मुझे पता था कि कुछ आने नहीं वाला है यहाँ पे r का टर्म, तो कैंसिल आउट तो कुछ नहीं हो रहा। इधर का r पहले डिफरेंशिएट होगा r क्यूब, फिर वही r क्यूब जब डिफरेंशिएट हुआ था वो फिर इंटीग्रेट होगा, तो वहीं तो पहुंच जाएगा। एक ही चीज को आप पहले डिफरेंशिएट करते हो फिर इंटीग्रेट करते हो, पहुंचोगे तो वहीं। क्योंकि राइट साइड में कोई ऐसा टर्म नहीं है जो उसके कैंसिल करके इसकी पावर को चेंज करे, या राइट साइड में कोई r का फंक्शन नहीं है, कुल मिला के r का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो तभी नहीं तो अलग हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअली वैसे गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। अच्छा, तो प्रिंसिपल p होता है, आपको पता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बेसिक पता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज करता है कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, यानी कि dp/dt की जो वैल्यू है इट इज बीइंग इंक्रीजिंग एट r% ऑफ द प्रिंसिपल। ऑब्वियसली प्रिंसिपल ही तो बढ़ रहा है ना, तो जो चेंज है, जो बदलाव है वो r% है प्रति साल। किसका, प्रिंसिपल का ही तो होगा। तो बेसिकली dp/dt जो है इट इज इक्वल्स टू r/100p। अब यहां से p को इधर बुलाइए, t को उधर भेज दीजिए, तो dp 1/p इज इक्वल्स टू r/100। r के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, r तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि r नहीं कुछ चेंज हो रहा, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा log p, नेचुरल लॉग है याद रखिएगा, e बेस पे है। ये हो जाएगा r/100 और यहाँ जाएगा t प्लस एक कांस्टेंट टर्म। अब क्या लिखा हुआ है, अब गिवन कंडीशन पढ़ेंगे कि एट t फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल, यानी कि शुरुआत में ₹100 थे। सुनिए इस बात को, शुरुआत में ₹100 थे, वो दुगने हो जाते हैं 10 साल बाद, वो डबल हो जाते हैं। एक समय हुआ करता था जब कहा जाता था कि 5 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0, जब समय 0 था तो प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपए था। प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपए था। ठीक है, ₹100 है ना, तो t इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो log p की वैल्यू आ जाएगी c के बराबर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म t 0 रखने पर। अच्छा, log p यानी कि log 100 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी log 100। ठीक है, अभी इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। वैसे ये log 2 है, बेस e पे लिखा है इन्होंने, बेस e पे लिखा है, बेस 10 पे लिखना चाहिए था, पर ठीक है चलो क्या ही करें। ये 10 स्क्वायर है इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, आ जाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा वहां पे 2, अभी इसको चेंज नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अच्छा, तो एट t इज इक्वल्स टू 10 साल बाद प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाता है, तो वो 200 हो जाता है। तो अब log 200 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, t की जगह 10 रखिएगा, तो
r बाय 100 इंटू 10 प्लस सी। सी क्या है? log 100। सी क्या है? अभी भी निकाला ना, सी क्या है? log 100। अच्छा, ऐसा करने से ये log 100 इधर आएगा। हाँ आप सही है, log a बाय b बन रहा है। log 100 इज इक्वल्स टू 10 r बाय 10। सही है। अच्छा, तो ये हो जाएगा log a माइनस log b, log a बाय b। log a बाय b होता है r बाय 10, तो ये कैंसिल होके 2 बन जाएगा। और log 2 लिखा क्या है? दिया हुआ है, बेस ई पे दिया हुआ है, इसीलिए ये यूज करना था। 0.6931, तो 0.6931 इज इक्वल्स टू r बाय 10। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 6.931। तो बेसिकली हमें पता करना था क्या होगी वैल्यू ऑफ r। अगर r क्या है, r की हमें फाइनल वैल्यू पता लग गई। r कितना है? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है या जिस प्रति रफ्तार से बढ़ रहा है इज 6.931%। ठीक है, पर एनम। समझ गए बात को? आ गई बात समझ में? पहले आपने प्रिंसिपल की बढ़ने की रफ्तार को पता किया, रेट किस रेट पे है हमें नहीं पता, पर r% बढ़ जाता है, तो एक साल बाद r% बढ़ जाता है। 10% है तो मतलब आज 100 रुपए था, वो अगले साल 110 रुपए हो जाता है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, तो वो पता करना था कि किस तरीके से वो बढ़ेगा कि 10 साल बाद 100 रुपए जो आपने लिया था आज की तारीख में एट t इक्वल टू 0, जो आपने 100 रुपए लिया था वो t इक्वल टू 10 साल बाद वो 200 रुपए बच जाएगा। इक्वेशन निकाल ली, इंटीग्रेट करके, वैल्यू पुट करके, अननोन्स की वैल्यू निकाल के एक आर वैल्यू की, आर की फाइनल आंसर निकाल लिया। सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं ना, एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज, मतलब वो चेंज होगा, वैल्यू पुटिंग चेंज हो रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें हिंट देके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अगर इस कोई भी क्वेश्चन किसी ने किसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप किया है तो प्लीज 20 जरूर देख लीजिएगा। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, सेम है dp बाई dt। प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो 5% है तो 5/100p 5% है। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज, अच्छा यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो 1/p। ठीक है, ये भी सही बात है। dp इज इक्वल्स टू 1/, इसको आप सॉल्व कर लो, 1/20 हो जाएगा। 1/20 dt इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ p, बेस ई पर रहता है याद रखिएगा, 1/20t प्लस सी। अब log c लो, c लो, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एडजस्ट कर लूंगा कुछ ना कुछ करके। तो इसमें क्या कहा गया है? एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपए का जो अमाउंट होता है वो डिपॉजिट किया जाता है। तो मतलब जब समय 0 था तब 1000 रुपए डिपॉजिट किया गया, तो उसकी कीमत क्या होगी? हाउ मच विल इट वर्थ? 10 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? अरे ऐसे सोचिए अब इसको। और ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, दीज आर गुड क्वेश्चन, एक्चुअली दीज आर गुड क्वेश्चन। ओके, व्हाई? बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? एट t इज इक्वल टू 0 प्रिंसिपल था 1000 रुपए, तो अगर ऐसा था तो क्या लिखूंगा मैं? log ऑफ 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू 0 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 1000 इज इक्वल टू सी। ठीक है, समझ गए बात को? तो e टू द पावर c की वैल्यू 1000 है। अरे भाई ये बेस है ना, तो यहां बन जाएगा, तो e टू द पावर c की वैल्यू क्या है? 1000 है। अभी मुझे और नहीं पता क्या करना है। यहाँ पे e की पावर दिया था तो मुझे लगा शायद उसका कोई फायदा मिलेगा, देखेंगे। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स? तो 10 साल बाद कितना होगा? तो वो हमसे बोल रहा है एट t इज इक्वल्स टू 10 p की वैल्यू क्या होगी? पहले तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला है वो है log p इज इक्वल्स टू 1/20t प्लस कॉन्स्टेंट टर्म प्लस c। प्लस c है तो आप log 1000 रखोगे या तो। ठीक है, अभी मैं नहीं रख रहा। एट t इज इक्वल टू 10, सॉरी, एट t इज इक्वल टू 10, तो एट t इज इक्वल टू 10 क्या होगा? c की वैल्यू क्या है? log 1000 रख दो, कोई बात नहीं है, log 1000 रख दो, देखते हैं कुछ ना कुछ बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहां से? ये हो जाएगा 1/2 प्लस log 1000, ये हो जाएगा log p। अब हमें पता क्या करना है, सुनिए मेरी बात। e की पावर c 1000 है, एक बात देखिए, e की पावर 0.5 दिया हुआ है, सुनिए मेरी बात को, e की पावर 0.5 दिया हुआ है और हमें यहां पे e नहीं पता। घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, मैं बता रहा हूं क्यों। देखिए ये बेस e है, तो ये p क्या होगा यहां से? e टू द पावर हाफ। व्हाट इज हाफ? हाफ इज 0.5,
प्लस लॉग ऑफ 1000। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं किया मैंने बोला ना 1/2 तो भाई 0.5, लॉग 1000 यहाँ साथ में लिखा हुआ है, पूरा e की पावर बन जाता है, बन गया। अच्छा मुझे पता है कि ये ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये बेस ई पे ही होता है, याद रखिएगा। तो ये क्या लिखा जा सकता है 1000, ये ई को मैंने सेपरेट कर दिया, ई की पावर एक्स प्लस वाई, तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, तभी तो जुड़ा होगा, बेस सेम होता है तभी तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। अच्छा ई की पावर 0.5 की वैल्यू पता है कितनी है, 1.648, कितनी है 1.648 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर, आपको बताया हूं मैं, ये मैंने पढ़ाया है आर डी शर्मा में जब सॉल्यूशन करता था, इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, कि ये और ये जब सेम होता है तो आंसर यही होता है, इसका प्रूफ भी किया है मैंने, अभी नहीं कर सकता, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 1648, यानी आंसर आ गया। कितना रुपए हो जाएंगे, आज के जमा किए हुए 1000 रुपए आज से 10 साल बाद 5% की रफ्तार से अगर बढ़ते हैं तो वो 1648 रुपए हो जाएंगे। तो कुल मिला के मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, सी इज इनफ। मुझे लगा शायद ई की पावर 3 का फायदा का, नन, कोई फायदा नहीं है। समझ गए बात को, कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, क्या ही मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया, मैं बोल रहा था नहीं करूंगा मैं ऐसा ही हूँ, मैं मतलब सॉल्यूशन में नहीं छोड़ पाता बीच में कोई भी चीज़, ठीक है, इस तरह से। तो अच्छा नहीं लगता मुझे कि मैं आपको बीच में आधा अधूरा छोड़ दूँ, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, 23 क्वेश्चन थे शायद। क्वेश्चन नंबर 22 में अब ये कहा जा रहा है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। अब सुनिए मेरी बात, क्या हो रहा है कि जो टोटल काउंट है आपके पास बैक्टीरिया का वो बदल रहा है, इट्स राइट नाउ इट्स 1 लाख किसी पॉइंट पे, फिर नंबर इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे में वो 10% बढ़ जाता है। और पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद काउंट 2 लाख हो जाएगा, तो मतलब काउंट चेंज हो रहा है। तो ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी कि जो उनके बढ़ने की रफ्तार है, तो लेट सपोज जो जो काउंट है वो एक्स है, किसी समय पर वो एक्स है, किसी समय टी पर वो एक्स है, तो वो कह रहा है जो रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी कि जो dx बाई dt है, उसके बढ़ने की जो रफ्तार है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर इटसेल्फ, मतलब जो नंबर है उसी के प्रोपोर्शनल है। तो जितने ज्यादा नंबर रफ्तार भी उतनी ज्यादा। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा ना, डिवीजन होता है ना, मतलब एक 2 को बनाता है, 2 4 को बना रहा है, लेट सपोज बाइनरी फिजन हो रहा है, तो बहुत तेजी से वो एक्स्ट्रा बढ़ते जाते हैं, तो जितनी ज्यादा उतना ज्यादा उनके बढ़ने की रफ्तार। तो dx बाई dt जो है वो x है। तो अगर ऐसा है तो हमें पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए, तो dx बाई dt बराबर हो जाएगा k, तो ये हो जाएगा kx, ठीक है। अच्छा अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k था, इसको इधर बुला लेंगे, तो 1 बाय एक्स dx बराबर हो जाएगा k dt के, सही बात है। अच्छा इंटीग्रेशन बहुत ईजी है इसका, 1 बाय एक्स का होता है log ऑफ x, बेस ई पर रहेगा, टाइम t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब मुझे गिवन इनिशियल कंडीशन 2 चाहिए थी, वो बोला है कि जब शुरुआत हुई थी तो बैक्टीरिया काउंट इतना था, यानी कि जब समय 0 था, जब t की वैल्यू 0 थी, तो जो x था डेट वॉज 1 लाख, 1 2 3 4 5, इसका मतलब कि log ऑफ 1 लाख इक्वल्स टू kt प्लस c, तो k का वैल्यू कितना, तो 0 हो जाएगा, तो c के बराबर है, सही है। अच्छा द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, तो पहले कितना था 1 लाख, तो 1 लाख का बढ़ा हुआ वैल्यू क्या होगा, तो जो x है वो बेसिकली 10% ज्यादा है, वो है जो नंबर है एट t इज इक्वल टू 2 आवर्स, वो जो नंबर है वो है 1 लाख में 10% बढ़ गया है। समझिए ये क्वेश्चन बहुत अलग है और बहुत अच्छा है कि भाई 1 लाख था समय की शुरुआत जब t 0 थी, तो 1 लाख था, 2 घंटे बाद वो 10% बढ़ गया, तो वो 10% बढ़ गया, 10% किसका बढ़ गया भाई, 1 लाख का ही तो बढ़ेगा। तो ऐसा करने से कितना हो जाएगा, 10% 1 लाख का कितना होगा, टोटल जोड़ लेंगे तो 11 लाख बढ़ हो गया बेसिकली, नहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, 1,10,000 हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी। तो 1,10,000, देखिए 2 जीरो है, ये 2 जीरो चले गए, ठीक है, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, अब सही है। तो ये हो गया 10,000 और 1 लाख, 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 10,000 कितना हो गया, 1,10,000। तो शुरुआत में था 1 लाख, यहां भी सही कर देता हूं मैं, 1 लाख
और उसमें 10% 1 लाख का कितना होता है 10,000, 10,000 बढ़ गया तो 1,10,000 हो गई टोटल वैल्यू। ठीक है, यानी कि अब मैं क्या लिखूंगा लॉग एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, तो लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ 1,10,000 इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी, 1,01,000 लिखते हो, क्या कर रहा हूं मैं, जीरो गलत कर रहा हूं सॉरी। तो 1,10,000 इक्वल्स टू के टी कितना है T2 है 2K, क्योंकि टी की वैल्यू 2 है और के रहेगा, प्लस सी क्या है लॉग ऑफ 1,00,000, लॉग ऑफ 1,00,000। सही है, तो ये हो जाएगा 2K की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं स्टेप खाना चाहता हूं क्योंकि बार बार बड़ा नंबर है लिखना पड़ रहा है। लॉग ए इधर आएगा माइनस लॉग बी, और वो होता है लॉग ए बाय बी, लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी आएगा, वो होता है लॉग ए बाय बी, पिछले वाले पार्ट में भी समझा चुका हूं। तो ऐसा करने से 1 2 3 4 जीरो का एंड हो जाएगा, तो ये 11/10 बचेगा। तो बेसिकली के का वैल्यू पता लग गया हमें। के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू है 1/2 लॉग ऑफ 11/10, उसको पावर हाफ भी लिख सकते हो, अपनी अपनी इच्छा है, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। सुनिए मेरी बात को भी, ये कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स, वो हमसे ये नहीं पूछ रहा था, वो हमसे ये पूछ रहा है कि कितने समय में जो काउंट है वो 2 लाख पहुंच जाएगा। अच्छा, अभी 1 लाख से 1,10,000 होने में 2 घंटे लगे, लेकिन वो रफ्तार भी बढ़ती जाती है, अभी हमने बोला था। तो कितने समय में जो काउंट है वो 2 लाख पहुंच जाएगा, इसका मतलब टी टाइम में, हाउ मच टाइम, टी टाइम में काउंट जो है वो 10 लाख पहुंच जाएगा। तो इसको मैं चलो व्हाइट कलर से लिख देता हूं, काउंट 10 लाख पहुंच जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन है log x इक्वल्स टू के टी प्लस सी, के टी प्लस सी, यही तो इक्वेशन थी जो कि आ गई log x इक्वल्स टू, मुझे बोला जा रहा है कि काउंट कितना पहुंच जाएगा 2 लाख पहुंच जाएगा, काउंट कितना पहुंच जाएगा 2 लाख पहुंच जाएगा। के की वैल्यू कितनी है हाफ log 11/10, इसमें पावर में हाफ लगा सकता था, चलिए अभी नहीं कर रहा, प्लस कितने टाइम में, टी तो पता ही नहीं है मुझे, ये तो के की वैल्यू है, ये तो के की वैल्यू है, के टी प्लस सी, सी की वैल्यू क्या आई थी, सी की वैल्यू आई थी लॉग ऑफ 1,00,000, सी की वैल्यू क्या आई थी लॉग ऑफ 1,00,000, ये रही मेरी सी की वैल्यू, ये रही मेरी के की वैल्यू, और मुझे बोला जा रहा है कि भाई एट यहां मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, फाइंड टी व्हेन, आपको समय पता करना है, व्हेन जो टोटल काउंट है बैक्टीरिया का, जो बढ़ना, जो टोटल वैल्यू है, जो नंबर है वो 2 लाख पहुंच चुका है, व्हेन एक्स इज 2 लाख फाइंड टी। तो आई हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इनसाइड इट नाउ, अब तो मुझे सब पुट करके टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए लॉग 2 लाख माइनस लॉग 1,00,000, तो हो जाएगा लॉग 2 लाख बाय 1,00,000। मैं नहीं करूंगा, आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 2 लाख माइनस लॉग 1,00,000, तो लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी 2 लाख, 1 2 3 4 5, सही है 3 4 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ लॉग 11/10, और पूरा क्या हो रहा है टी, ये पूरा इधर है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हाफ इधर है, तो ये कट जाएगा, तो 2 लाख और 1,00,000 खत्म हो जाएंगे, तो 2 बचेगा, तो log 2 हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे तो ये 2 log 2 हो जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहा था, इज इक्वल टू log 11/10 इंटू टी। सही है, अच्छा तो ये 2 log 2 क्या बन जाएगा log 4, क्यों, अरे भाई m log a होता है log a टू द पावर m, तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, इज इक्वल्स टू log 11/10 t। तो what is t, this implies the time it will take will be log 4 divided by log of 11/10। मुझे 11/10 की वैल्यू बता दो, log 1.1 तभी सॉल्व करूंगा, वरना नहीं कर रहा, सब चीज बेस e पर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ना लिखो 4 टू दी बेस 11/10, फायदा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, सुनिए मेरी बात को, क्या किया मैंने, जो क्वांटिटी है, नंबर है बैक्टीरिया का, उसके बढ़ने की रफ्तार उसके नंबर पे डिपेंड करती है, यानी dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू x। अब वो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी नहीं पता, एग्जैक्टली किस रेशियो में बढ़ता है ये नहीं पता था, लेकिन बाद में पता लगा कि k का वैल्यू एक हाफ log 11/10 है, वो भी पता कर लिया गया क्योंकि हमें गिवन कंडीशंस पता थी। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा इस पार्ट को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे, मैंने पहले भी कहा, बड़ी खुशी होती जब मैं आखिरी क्वेश्चन पे आता हूँ किसी एक्सरसाइज के, इसका मतलब आपने कुछ अचीव किया है। और वो शीट भरते रहिए, गूगल शीट 40 दिनों में खत्म करने वाला जो है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। चलिए, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना बकवास क्वेश्चन है ये, इतना कुछ करने के बाद ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, पता है,
देखिए ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को मैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई लिख सकता हूँ। भाई ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन पढ़ाया है ना टीचर ने, एम प्लस एन होता है, 7वीं से चल रहा है ये, तो वो लिख लिया हमने, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तभी ऐड होती है जब बेस सेम होता है, तो पावर एडेड है तो उल्टा होगा। अच्छा अब ये 1/e टू द पावर वाई कर लो, dy हो जाएगा, और e टू द पावर x dx कर दो, सही है, दोनों साइड का इंटीग्रल कर लो। लेकिन ये तो e टू द पावर y है, इसको e टू द पावर माइनस वाई कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये बहुत आसान है। नहीं यहाँ माइनस प्लस की गलती नहीं करेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में ज्यादातर एक्सीडेंट हाईवे पे होते हैं, गलियों में नहीं होते उतने। e टू द पावर माइनस वाई अपॉन -1, हाँ e टू द पावर x, भाई इसका तो कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c, ये मिस कर जाते हैं जनरली हम जल्दीबाजी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर -5 इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी। आप थोड़ा देखते हैं, तो इसको इधर बुला लेते हैं, c को उधर भेज देंगे तो, हाँ c को इधर भेज के छोटा c से बड़ा c कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। चलिए तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, माइनस को इधर बुला लेंगे तो प्लस ई टू द पावर -5 इज इक्वल टू -c। अब सुनिए, इस माइनस का c का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये दोनों टर्म प्लस में चाहिए थे, कहाँ पे हैं, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर, मुझे तो पहला ही सही लग रहा है, पावर y, दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, x निगेटिव नहीं है यही कंफ्यूज कर रहा था बस, तो e टू द पावर x पॉजिटिव रहेगा, हो गया आंसर। अब माइनस सी को आप कैपिटल सी करके दूसरा सी लिख लीजिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस सी लिख देता तो तब ये इधर आके ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता ना। पहले भी बोल चुका हूं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जनरल सॉल्यूशन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं लॉग सी लिख देता तो भी ये सही क्वेश्चन है। जब तक आप पर्टिकुलर सोल्यूशन ना निकाल रहे हो तब तक सब कुछ ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते समय सी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसी के साथ हमारा फाइनल आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए, और ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम 9.5 करेंगे, मेरे ख्याल से वहां पे y इक्वल टू vx रखते हैं। पहले होमोजीनियस पढ़ाना होगा, तो होमोजीनियस सीखेंगे क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, इफ यू डू लाइक देन जो आपको सही लगे करिए, सब्सक्राइब करना हो करिए, ना करना हो ना करिए, आपकी इच्छा। वीडियो देखते रहिए पूरा कंप्लीट और पढ़ते रहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सब्सक्राइब तो चल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।